नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की तह में जा रहे हैं जो आजकल काफी चर्चा में है और ये सीधे तौर पर लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ा हुआ है। ये है 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तें, मतलब टर्म्स ऑफ रेफरेंस या TOR। इसे लेकर काफी सुगबुगाहट है, कुछ चिंताएं भी सामने आ रही हैं। हमारे पास इस पर कुछ लेख हैं और कर्मचारी संगठनों के ज्ञापनों के कुछ अंश भी हैं जो उनकी चिंताओं को, उनके नजरिए को काफी साफ तौर पर सामने रखते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर इन TORs को लेकर भाई इतना विवाद क्यों हो रहा है, कर्मचारी यूनियनों की मुख्य चिंताएं हैं क्या और वो सरकार से क्या बदलाव चाहते हैं। चलिए इस मुद्दे को थोड़ा खोलते हैं परत दर परत। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की प्रक्रिया तो खैर शुरू कर दी है, लेकिन ये जो संदर्भ की शर्तें हैं, ये TOR, ये पिछली बार से अलग कैसे हैं? ऐसा क्या बदल गया इस बार? हाँ, यहीं से ये मामला थोड़ा दिलचस्प हो जाता है। देखिए, कर्मचारी संगठनों का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि इस बार सरकार ने जो TOR जारी किए हैं उनमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति, फिस्कल प्रूडेंस यानी राजकोषीय विवेक, और विकास कार्यों के लिए पैसे जुटाने जैसे मुद्दों पर कुछ ज्यादा ही जोर दिया गया है। उनका कहना है कि ये पहलू जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इनकी तुलना में कर्मचारियों के वेतन ढांचे, उनके भत्ते और सबसे अहम पेंशन में संशोधन, इन जैसे मुद्दों पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना पिछले वेतन आयोगों में, खास तौर पर 7वें वेतन आयोग के TOR में दिया गया था। अच्छा। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ AIDF जैसे जो बड़े संगठन हैं, वो इसे पिछली स्थापित प्रक्रिया से एक तरह का भटकाव या विचलन मान रहे हैं। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि कर्मचारियों को ऐसा लग रहा है कि उनकी अपनी जरूरतें हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, सेवा शर्तों से जुड़े मुद्दे हैं जी। उनको शायद उतनी प्राथमिकता नहीं मिल रही जितनी कि देश की जो व्यापक आर्थिक चिंताएं हैं उनको दी जा रही हैं। क्या ये सही समझ रहा हूं मैं? बिल्कुल बिल्कुल, यही उनकी मूल चिंता का केंद्र है। देखिए, ADF के महासचिव हैं C श्री कुमार। वो JCM यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, जो संयुक्त सलाहकार तंत्र है, उसके सदस्य भी हैं। उन्होंने इस मुद्दे पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को एक विस्तृत ज्ञापन, एक मेमोरेंडम भी सौंपा है। अच्छा। उस ज्ञापन में उनका तर्क ये है कि ये TOR पढ़कर ऐसा लग रहा है मानो ये वेतन आयोग कम और एक तरह का वित्त आयोग ज्यादा हो, जिसका छुपा हुआ मकसद शायद ये हो कि कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को जो लाभ मिलते हैं उनमें कटौती की जाए ताकि सरकारी खजाने पर बोझ कम हो। और एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर जो वो बता रहे हैं वो ये कि 7वें वेतन आयोग के TOR में बाकायदा ये लिखा था कि आयोग कर्मचारियों की अपेक्षाओं को ध्यान में रखेगा। हाँ, ये पॉइंट अहम है। लेकिन 8वें वेतन आयोग के जो मौजूदा TOR है उनमें कर्मचारी कल्याण या उनकी वेतन संबंधी आकांक्षाओं का इस तरह का कोई साफ जिक्र नहीं मिलता है। ये वाकई एक ध्यान देने वाली बात है। और जब हम कर्मचारियों की बात करते हैं तो पेंशन भोगी भी एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, उनकी संख्या भी काफी ज्यादा है, शायद करीब 69 लाख बताई जाती है। जी हाँ, 69 लाख के करीब। क्या उनके लिए भी कोई खास चिंताएं इन TOR से उभर रही हैं? हाँ, और ये एक बहुत गंभीर चिंता बनकर उभरी है। सच कहूं तो कर्मचारी संगठनों का कहना है कि मौजूदा TOR को देखकर ऐसा लग रहा है कि लगभग 69 लाख जो मौजूदा पेंशन भोगी हैं और पारिवारिक पेंशन भोगी हैं, वो संभवतः 8वें वेतन आयोग के विचार विमर्श के दायरे से ही बाहर कर दिए गए हैं। क्या वाकई? मतलब दायरे से बाहर? हाँ, ऐसी आशंका जताई जा रही है। ज्ञापन में इस बात पर गहरी चिंता जताई गई है कि शायद सरकार ये मानकर चल रही है कि ये सभी लोग 2016 में 7वें वेतन आयोग ने जो पेंशन तय की थी उसी पर बिना किसी भावी संशोधन के गुजारा करते रहेंगे। अच्छा। मानो कि भाई बढ़ती महंगाई और जरूरतों के बीच उन्हें अब किसी वित्तीय न्याय या राहत की जरूरत ही नहीं है। इस आशंका ने जाहिर है पेंशन भोगियों में और जो सेवा में कर्मचारी हैं दोनों के बीच काफी बेचैनी पैदा कर दी है। ये पहलू तो वाकई बहुत गंभीर है, सोचने वाला है। अब एक और मुद्दा जो काफी समय से हम सुन रहे हैं, सुर्खियों में रहा है, वो है पुरानी पेंशन योजना OPS, उसकी बहाली की मांग। क्या ये मांग भी इस TOR विवाद से किसी तरह जुड़ी हुई है? हाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई है। ये इस पूरे विवाद का एक बहुत ही केंद्रीय और मैं कहूंगी भावनात्मक मुद्दा बन गया है। देखिए, सरकारी कर्मचारी, खासकर वो जो जनवरी 2004 को या उसके बाद सेवा में आए हैं, हाँ, जिनकी संख्या भी काफी ज्यादा है जी, 26 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। ये लोग लगातार पुरानी पेंशन योजना यानी OPS को बहाल करने की मांग कर रहे हैं।
ओपीएस मतलब वो व्यवस्था जिसमें रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को उसकी आखिरी सैलरी के आधार पर सरकार गारंटी शुदा पेंशन देती है, जो कि नई एनपीएस से अलग है। बिल्कुल, जो नई अंशदायी पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस से बिल्कुल अलग है। अब चिंता की बात यह है कि कर्मचारियों की ये जो इतनी अहम और पुरानी मांग है, उसको 8वें वेतन आयोग के लिए जारी किए गए मौजूदा टीओआर में कहीं भी शामिल नहीं किया गया है। अच्छा, इसका जिक्र ही नहीं है। जिक्र ही नहीं है। सी श्रीकुमार ने अपने ज्ञापन में इसे बाकायदा सरकारी कर्मचारियों की वृद्धावस्था की सामाजिक सुरक्षा की घोर उपेक्षा कहा है और वित्त मंत्री से पुरजोर आग्रह किया है कि इस मांग को आयोग के विचारणीय विषयों में मतलब टीओआर में जरूर शामिल किया जाए। तो ये तो मतलब कई सारी गंभीर चिंताएं हो गई। टीओआर का फोकस बदल गया है, पेंशन भोगियों का मुद्दा है, ओपीएस की मांग शामिल नहीं है। इन सब चिंताओं के आधार पर कर्मचारी संगठनों ने सरकार के सामने, खासकर वित्त मंत्री के सामने, क्या कोई ठोस मांगे रखी हैं? वो इन टीओआर में किस तरह के खास बदलाव चाहते हैं? हाँ, जो ज्ञापन सौंपा गया है उसमें बहुत साफ तौर पर कई मांगे रखी गई हैं। मैं कुछ प्रमुख मांगे बताती हूँ। पहली और सबसे महत्वपूर्ण मांग तो यही है कि मौजूदा टीओआर में फौरन संशोधन किया जाए। इसमें कर्मचारी और पेंशन भोगी कल्याण से जुड़े वो सभी प्रावधान शामिल हों जो पिछले वेतन आयोगों, खासकर 7वें वेतन आयोग के टीओआर का हिस्सा थे, लेकिन इस बार नजरअंदाज कर दिए गए लगते हैं। ठीक है। दूसरी मांग है कि आयोग को साफ निर्देश दिया जाए कि वो कर्मचारियों की अपेक्षाओं पर गंभीरता से विचार करे, खासकर एक ऐसे वेतन संशोधन पर जो न केवल आज की जरूरतों पर आधारित हो, मतलब नीड बेस्ड हो, बल्कि सम्मानजनक भी हो। इसमें इस बात को भी ध्यान में रखने का आग्रह है कि कई केंद्रीय विभागों में कर्मचारियों की भारी कमी है, तो मौजूदा स्टाफ पर काम का बोझ बहुत ज्यादा है। हाँ, ये बात भी सही है। तीसरी बड़ी मांग, जैसा हमने अभी बात की, एनपीएस को हटाकर पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए, खासतौर पर 1 जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए 26 लाख से ज्यादा कर्मचारियों के लिए ओपीएस बहाली। जी। चौथी मांग, मौजूदा पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगियों के लिए पेंशन में एक उचित और समय के अनुसार संशोधन का साफ प्रावधान टीओआर में जोड़ा जाए। पेंशन संशोधन, ठीक है। पांचवी मांग है कि पेंशन का कम्यूटेशन, यानी पेंशन का एक हिस्सा एक मुश्त लेने के बाद बाकी पूरी पेंशन की बहाली 15 साल के बजाय 11 साल बाद ही कर दी जाए। ये मांग भी काफी समय से चल रही है। अच्छा, 11 साल। हाँ। और छठी मांग, जो संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों का हवाला देते हुए की गई है, वो ये है कि पेंशन भोगियों के लिए हर 5 साल में 5% की बढ़ी हुई पेंशन, इनहैंस्ड पेंशन जिसे कहते हैं, उसे शुरू करने का प्रावधान भी टीओआर में शामिल हो। काफी सारी मांगे हैं। कर्मचारी नेता तो इन टीओआर को राजकोषीय अनुशासन के नाम पर अन्याय जैसा कड़ा शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके बयानों और मांगों से तो यही लग रहा है कि उनका मानना है कि ये शर्तें कर्मचारियों के हितों को साधने के बजाय सिर्फ सरकारी खजाने पर पड़ने वाले बोझ को कम करने के इरादे से बनाई गई हैं। क्या ये सही समझ है उनके रुख की? हाँ, उनका रुख इस मामले में बिल्कुल साफ है और वो काफी मुखर भी हैं। वे बार बार यही कह रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो संदर्भ शर्तें जारी हुई हैं, खासकर जब बात कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में संशोधन की आती है, तो ये 7वें वेतन आयोग को दी गई शर्तों से मतलब बुनियादी तौर पर अलग है। बिल्कुल अलग है। हाँ, उनकी सीधी मांग है कि टीओआर को फिर से तैयार किया जाए, उसमें बदलाव हो और 7वें वेतन आयोग की तरह इसमें हितधारकों की अपेक्षाओं का साफ जिक्र हो। और यहाँ हितधारकों से उनका सीधा मतलब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से है। जाहिर है। इसके अलावा वे ये भी चाहते हैं कि टीओआर का फोकस सिर्फ खर्च कटौती पर ही ना रहे, बल्कि उन लक्ष्यों पर भी हो जो सरकारी सेवाओं में बेहतरीन प्रतिभा, बेस्ट टैलेंट को आकर्षित करने और बनाए रखने में मदद करें। कार्य संस्कृति में दक्षता, एफिशिएंसी और जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ावा दें और प्रशासन को आधुनिक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करें। उनका मानना है कि एक उचित वेतन संरचना और योग्यता आधारित प्रणाली इन लक्ष्यों को पाने के लिए जरूरी है, न कि सिर्फ खर्च कम करना। तो अगर हम सारी बातचीत को समेटें तो लब्बुलुआब ये बनता है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी संगठन हैं, पेंशन भोगी समूह हैं, वो ये महसूस कर रहे हैं कि 8वें वेतन आयोग के लिए जो नियम और शर्तें तय की गई हैं, यानी टीओआर, वो उनके हितों और कल्याण के बजाय देश की राजकोषीय चिंताओं को कहीं ज्यादा प्राथमिकता देती हुई दिख रही हैं। बिल्कुल।
और इसी वजह से वो इन शर्तों में बड़े बदलाव की मांग कर रहे हैं, जिनमें ओपीएस की बहाली है, पेंशन भोगियों के लिए संशोधन का प्रावधान है और कर्मचारियों की अपेक्षाओं को विचार में लाना प्रमुख है। हाँ बिल्कुल। और ये जानना भी यहाँ जरूरी है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होनी है। तो अभी इस मुद्दे पर बहस और दबाव बनाने का दौर जारी रहेगा, ऐसा लगता है। जी हाँ, समय है अभी। तो आखिर इस पूरी चर्चा से, इस पड़ताल से क्या निकल कर आता है? हमने अपने स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश की कि 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तें विवादों में क्यों हैं, और इससे लेकर कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की मुख्य चिंताएं और उनकी मांगें क्या हैं। हाँ, और अगर हम इसे थोड़ा और बड़े कैनवस पर देखें तो ये मुद्दा सिर्फ कुछ प्रतिशत वेतन वृद्धि या पेंशन के आंकड़ों तक ही सीमित नहीं है। ये असल में एक बड़ी बहस की तरफ इशारा करता है। सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं, कर्मचारी कल्याण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता कितनी गहरी है, और इन दोनों का संतुलन राजकोषीय प्रबंधन की जो जरूरतें हैं उनके साथ कैसे बिठाया जाए। ये एक मुश्किल संतुलन है। उठता है कि क्या राजकोषीय अनुशासन, जो किसी भी सरकार के लिए जरूरी होता है, क्या उसके नाम पर कर्मचारियों के हितों, उनकी सामाजिक सुरक्षा और उनकी जो वाजिब अपेक्षाएं हैं उनको नजरअंदाज किया जा सकता है, या अगर किया जा सकता है तो किस हद तक? ये एक बहुत ही, मैं कहूंगी, नाजुक संतुलन का सवाल है। बिल्कुल। और इसी बिंदु पर हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं कि जब कोई भी देश अपनी आर्थिक नीतियां बनाता है तो अपने कर्मचारियों, जो उस देश की तरक्की में योगदान देते हैं, उनके हितों, उनके परिश्रम के बदले मिलने वाला उचित मुआवजा, उनकी रिटायरमेंट के बाद की सामाजिक सुरक्षा और देश के जो व्यापक राजकोषीय लक्ष्य हैं, उनके बीच एक सही, एक न्यायपूर्ण संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है। वेतन आयोग जैसी संस्थाएं, जिन्हें अक्सर इसी संतुलन को साधने का काम सौंपा जाता है, उन्हें इस दिशा में क्या भूमिका निभानी चाहिए ताकि दोनों पक्षों के साथ कहीं न कहीं न्याय हो सके? इस पर सोचने के लिए काफी कुछ है।